आज की इस महफ़िल में हम अपने नाज़रीन को, सामईन को और मेहमानों को आदाब बजा लाते हैं। आज की महफ़िल में हम लोग गुफ्तगू करेंगे एक बहुत अहम बात पे। वो बात है पानी। पानी हर शख्स की ज़रूरत है। पानी के बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं और ख़तरे की बात यह है कि पानी जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो हमारे पास जो आज ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, सैयद नैयर अली साहब जो जल बोर्ड में हैं और वीके बब्बर साहब वो भी जल बोर्ड में हैं। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि पानी का मसला जो है वो बहुत ही अहम मसला है हम सब के लिए। बहुत सारे इलाक़े ऐसे हैं इस मुल्क में जहाँ पे कि पीने का पानी बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है। लोग कई कई किलोमीटर जाते हैं पैदल और जाके पानी का एक बाल्टी या एक सुराही पानी लेने के लिए उनको कई किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। और जो दूसरा आस्पेक्ट ये है कि पानी अवेलेबल तो है, मुहैया है भी, तो साफ़ पानी नहीं है। जो पीने के लिए लोगों को पानी चाहिए वो पानी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो अवेलेबिलिटी पानी की पानी मुहैया है या नहीं है, पानी है, और दूसरा साफ़ पानी है कि नहीं है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अहम मसला है। और जैसा किसी ने कहा है कि इस दुनिया को दो ही तरह से नुकसान सबसे ज़्यादा हो सकता है, या तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़्यादती से या पानी की बहुत कमी से। तो मैक्सिमम जो डैमेज है वो किसी एटम बम या किसी और से नहीं होगा, बल्कि वो पानी से होगा। तो हमको इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और हर लेवल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि सरकार इसके लिए कुछ करे, हम जो RWAs हैं, जो आम शहरी हैं, आम लोग हैं, आम सब ऑफिशियल्स हैं, सब की बराबर से ज़िम्मेदारी है कि इस मसले के हल के लिए आगे आएं और उसके लिए कोशिश करें। बब्बर साहब आप फरमाएं कुछ। जैसा कि नजमी साहब ने फरमाया कि पानी की महत्वता क्या है, आप लोग शायद जानते ही होंगे कि पानी, हमारा धरती का अधिकांश भाग पानी से भरा हुआ है, बट पीने के लिए पानी सिर्फ 2.5% ही है। सिर्फ 2.5% मात्र पानी है जो पीने के काम आ सकता है। और जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पानी और डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है हर देश में, तो पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब इस पानी का हमें बड़े सुचारू रूप से इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें कोई बर्बादी ना हो, और जितना कम से कम हम इस्तेमाल कर सकें उसको करना चाहिए। आप लोग कुछ इसमें पूछना चाहेंगे और बताना चाहेंगे? नमस्ते सर, मेरा नाम विभव है। मेरे दादाजी कहा करते थे एक ज़माने में कि अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर था कि हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का और पानी पीना पड़ा है पाइप का। मगर वो दादाजी का दौर था और हमारे दौर में तो वो पानी मैसर नहीं हो रहा। और जो हमारे जो पानी के जो स्रोत हैं, चाहे वो गंगा हो या दिल्ली में यमुना हो, अगर इन इलाकों में देखिए तो जलकुंभियाँ और पानी बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है। बीच में एक कानून ये आया था कि अगर गंगा के पानी में किसी ने थूका तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर अभी कुछ दिन पहले ये गणेश चतुर्थी और क्या क्या चीज़ें बीती हैं, तो इतनी सारी मूर्तियाँ, माला, फूल, ये चीज़ें जो बहाई जाती हैं उससे तो जल प्रदूषित होता है। तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, ये धर्मांध लोग इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई हो रही है। यमुना को यमुना, गंगा या और ऐसी जो भी नदियां हैं हमारे मुल्क में, उनकी सफाई के लिए बहुत सारी मुहिम चल रही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि किसी एक लेवल पे ये कार्रवाई करने से इस मसले का हल नहीं होने वाला है। जहां आपका जो सवाल है बेसिकली वो पॉल्यूशन के ऊपर है कि रिवर वाटर गंदा हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। तो जो आम आदमी है, जो मूर्तियाँ चाहे आप विसर्जित कर रहे हों या इस तरह के और भी जो जिससे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉल्यूशन में,
वो तो हम सभी की जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार कानून बना दे इससे इस मसले का हल तो नहीं हो सकता। हमको खुद भी तो थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम लोग खुद नहीं जागेंगे तो कैसे इस मसले का हल होगा। हम खुद अगर कोशिश करें तो ज़रूर हो सकता। सरकार के कानून ज़रूरी है, सरकार कानून बनाए और उस पर अमल भी करे। जो लोग इस कानून को तोड़ते हैं उनको सज़ा दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ हम जो आम शहरी हैं, जो आम आदमी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है। विडम्बना यही है ना कि कानून बनते हैं और फिर भी ये चीज़ें होती रहती हैं। उसके अलावा गंगा सफाई के लिए और यमुना के शुद्धिकरण के लिए, गंगा के शुद्धिकरण के लिए बहुत सारे फ़ंड पास होते हैं, सरकार करती है, फ़ंड पास करती है। बट वो अगर जितने का फ़ंड आता है उससे कहीं ज़्यादा वही फ़ंड एक थ्रू प्रॉपर चैनल वापस चला जाता है और कागज़ों पे वो काम हो जाते हैं कि हाँ गंगा जो है शुद्ध हो गई। मगर गंगा या यमुना की जो हालत है वो सब देख सकते हैं। नहीं, ऐसा हम एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जो फ़ंड आता है उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता और वापस चला जाता है या उसका मिसयूज़ होता है। जो भी फ़ंड आता है, जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनका काम होता है। मैं आपको मिसाल दूं दिल्ली की ही, कि दिल्ली में यमुना पॉल्यूट हो रही है, यमुना गंदी हो रही है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे दिल्ली जल बोर्ड इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट है, जो सारे सीवर लाइन है उनको हम इंटरसेप्ट करके ट्रीट करके, और जो ट्रीटेड वाटर है, जो साफ़ किया हुआ पानी है, वही यमुना में जाएगा। तो एक मेजर प्रोजेक्ट है, इसमें टाइम लगता है और उम्मीद है कि ये इस साल के आखिर तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और हम काफ़ी हद तक जो दिल्ली का इस्तेमाल शुदा पानी है वो साफ़ हालत में यमुना में जाएगा। और वो जैसे नालों के ज़रिए और वैसे गंदा पानी यमुना में मिल रहा है, वो चीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो हो रहा है और होने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ। सर सही बताया आपने, अच्छा रहा। बट मैं पिछले 3 साल से कालिंदी कुंज से सफ़र करता हूँ। कालिंदी कुंज का एक हिस्से पे एक पुल का निर्माण चल रहा है, जिस कारण वहाँ शायद पानी रोक दिया गया है, उधर पानी नहीं आता। मगर एक हिस्से पे गंदगी के कारण काफ़ी झाग वाला पानी और जलकुंभियाँ जितनी थी उस 3 साल में, और वो बढ़, जब मैंने 3 साल पहले वो जलकुंभियाँ देखी तो शायद वो थोड़ी सी थी, मगर अब वो इतनी हो गई हैं कि पानी उसमें ढूंढना पड़ता है कि इन जलकुंभियों के बीच में पानी भी है या सिर्फ जलकुंभियाँ ही हैं। जी, तो मसला तो है ही है। बब्बर साहब अगर कुछ कहना देखो, चाहो तो। इसमें एक तो हमें पानी की महत्वता बड़ी समझनी चाहिए कि पानी कहाँ से आता है। दिल्ली को आपको पता है पानी टिहरी डैम से आता है। दिल्ली को पानी आता है भाखड़ा नांगल व्यास से। इतनी दूर से पानी 300-400 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली तक पहुंचता है। फिर हम अपने प्लांट्स पे उसका शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण के बाद अब हमारे सारे प्लांट यहाँ देखा जाए दिल्ली में तो वज़ीराबाद के पास ही केंद्रित हैं, जिससे हमें पानी 40-40 किलोमीटर दूर तक सप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति हर एक ही सिटी की आ गई है। बेंगलोर में पानी भी 300-400 किलोमीटर दूर से आता है। और आप चेन्नई लेंगे, वहाँ तो उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट लगाए हैं, क्योंकि पानी की उपलब्धता रही नहीं। सी वाटर को उठाया जाता है, समुद्र का पानी उठाया जाता है, उसका नमक से नमक निकाला जाता है, तभी लोगों के पीने लायक बनाया जाता है। तो हमें हर नागरिक को ये समझना पड़ेगा कि पानी आप तक पहुँचाने में सरकार कितनी मेहनत कर रही है, हैं? फिर आपके पास जब पानी पहुँचा है तो आप अपने उसके घर में उसको किस तरह अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसमें नलका खुले ना छोड़ें, शेव करते वक्त या ब्रश करते वक्त, या गाड़ियाँ अपनी ना धोनी शुरू कर दें लेके आप अपना बरामदा जो है उठाते हैं पाइप और धोना शुरू कर देते हैं कि ये तो फ्री है। तो उसके बाद ये सारा पानी अब सीवेज में मल में कन्वर्ट हो जाता है। 80% पानी उस मल को एकत्र किया जाता है। एकत्र करने के लिए आपके घर से 3 फुट पे चलेगा एकत्र, क्योंकि ये सब ग्रेविटी से चलता है। और पहुँचते पहुँचते ट्रीटमेंट प्लांट सिटी से बाहर बनाए जाते हैं, वो 50 फुट तक पहुँच जाता है। फिर उसको लिफ्ट किया जाता है और फिर उसका शुद्धिकरण करके और नदी में बहाया जाता है। अब जैसे जनसंख्या बढ़ जाती है तो आप पानी की आपने क्षमता बढ़ाई कि आप दिल्ली का लेंगे कि आपको 835 MGD पानी ट्रीट कर रहे हैं,
उसमें 80% लगाया आपने और 640 MGD के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिए, ठीक है। अब आपके पास पानी, आगे जनसंख्या तो बढ़ रही है, लोग ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं और सीवेज जनरेट करते हैं, वो सीवेज जो अनट्रीटेड होता है वो यमुना में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको कालिंदी कुंज या ऐसी जगह पे सीवेज नजर आता अब इस बातचीत में तो हम लोग सभी आप ही से राय ले सकते हैं, आप ही से इल्म हासिल कर सकते हैं। ये बताइए कि ये जो जैसे बाढ़ आती है, अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि नेपाल से पानी छोड़ा गया है, इस कदर पानी छोड़ा गया है कि बस्तियां पूरी मतलब वीरान हो गई हैं, और हर साल ये होता है। तो हम इस पे कुछ नहीं किया जा सकता कि जो नेपाल से पानी बहुत बड़े मकदार में छोड़ा जाता है, तो इस पे कुछ नेपाल से चर्चा की जाए, उन लोगों से कुछ सुझाव उनको दिया जाए, कुछ हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करके कोई उस तरीके का कोई रिजर्वायर या कुछ बना सकें। बिल्कुल, इसमें चाहे वो नेपाल हो चाहे दिल्ली का केस हो, जिसमें फ्लड्स के दौरान लाखों क्यूसेक्स पानी दिल्ली से निकल के चला जाता है, जिसको हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली के लिए जो पानी आता है नेबरिंग स्टेट से, वहाँ पे 3 डैम्स बनाने की योजना थी कि उस डैम बनने से जो वर्षा का जल है उसमें स्टोर कर लिया जाएगा और फिर जो नॉन मानसून सीज़न है उसमें वो पानी दे दिया जाएगा, जिससे दिल्ली की जो कमी है वो पूर्ण हो सके। ऐसे ही कोसी या और किसी नदियों में सरकार की योजना है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करने की, कि जिन नदियों में पानी कम है उनसे पानी जिनमें ज़्यादा है उसे ट्रांसफ़र किया जाए। वो योजना अभी विचाराधीन है और सरकार उस उसमें क्या योजना में क्या कमज़ोरी है, क्या उसके मेरिट्स हैं? उसमें डीमेरिट्स एक ही है कि अगर कोई नदी गंदी है तो आप दूसरी भी नदी को गंदा कर दोगे जब इंटरलिंकिंग हो जाती है। और कोई उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है? और मेरे विचार से तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जैसे इस साल बारिश कम हुई है तो वाटर टेबल और गिरा होगा, जी। तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए? अब जहाँ तक दिल्ली का प्रश्न है, हमने जैसे वर्षा जल का संचयन होता है, उसके अलावा भी हमने कुछ बड़ी बड़ी स्कीमों को सोचा है कि जैसे भट्टी माइंस में बहुत जगह है जिसमें पानी स्टोर किया जा सकता है, बहुत डीप ट्रेंचेज हैं। अगर यमुना का फ्लड का पानी पंप करके उनमें डाल दिया जाए तो काफ़ी हद तक वो दिल्ली में रिचार्जिंग कर देगा वर्षा जल, जो बड़े लेवल पे एक वर्षा जल संचयन का प्रोग्राम होगा। बाकी छोटे लेवल पे हर घर को 100 स्क्वायर फुट से 100 गज से ऊपर है उसको वर्षा जल संचयन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बड़ी स्कीमों से ही हम ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकेंगे किसी भी सिटी को। अगर हम उसको लार्ज स्केल में जैसे रिवाइवल ऑफ सारी लेक्स कर दें, लेक्स में आजकल पानी सूखता जा रहा है, आपके पास फ्लड का पानी आता है, आप पंप करके उस लेक्स में स्टोर कर सकते हैं ताकि उन दिनों में काम आए। जैसे अभी राजस्थान में कुछ स्कीमें करी गई हैं जिनमें उन्होंने जो बावड़ियाँ वगैरह तालाब थे उनमें काफ़ी पानी स्टोर किया, जिससे उनकी हालत इस वक्त बहुत अच्छी हो गई है पानी के लिहाज से। तो कोई मुहिम है रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडीज़ का हिंदुस्तान में? हाँ जी, रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडीज़ या रिवाइवल ऑफ वाटर वेटलैंड्स की एक बड़ी मुहिम चल रही है कि जिसमें देश में विभिन्न भागों में वेटलैंड्स को भी रिवाइव किया जा रहा है और वाटर बॉडीज़ को भी, जहाँ तक रिवाइव हो सके। और ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। चेन्नई और बेंगलोर में तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था जिससे आपका वाटर कनेक्शन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप वर्षा जल का संचयन नहीं करते अपनी बिल्डिंग में। और दिल्ली में भी ये मैंडेटरी किया हुआ है और जल बोर्ड भी इसमें पिछले दिनों तक इसमें धनराशि भी उपलब्ध कराता था जो 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर होती थी। अगर आपका 2 लाख खर्चा आया है स्ट्रक्चर में तो उसमें 1 लाख का खर्चा जल बोर्ड उसमें देता था।
ताकि आप वर्षा जल का संचयन कर सकें। और अभी भी हमने कुछ NGOs को अपने पास अपॉइंट किया हुआ है, और वो साउथ और साउथ वेस्ट के एरियाज जो बहुत ही क्रिटिकल एरियाज हैं, उसमें वर्षा जल संचयन का लोगों को एजुकेट करा रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो वाटर टैरिफ है उसमें अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो देन आपको रिबेट भी दे रही है सरकार, आपको छूट दे रही है बिल में, तो वो एक फ़ायदा भी है। और उसकी वजह से जो वाटर टेबल, क्योंकि हम पानी तो ज़मीन से निकाल रहे हैं, दिल्ली में पानी बाहर से आता है, जैसे बब्बर साहब ने भी बताया कि या तो हम हरियाणा से हमको पानी मिल रहा है या यूपी से मिल रहा है, गंगा और यमुना का पानी। हमारा अपना जो रिसोर्स है वो ज़मीन का पानी है, जो ज़मीन के अंदर पानी है, वो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो ज़रूरत है वो लगभग 25 से 30% कम है जो पानी की अवेलेबिलिटी है, तो वो पानी कहीं ना कहीं से तो पूरा हो ही रहा है, वो ज़मीन से हम निकाल रहे हैं। लेकिन जितना हम पानी निकाल रहे हैं अगर वो रिचार्ज नहीं हो रहा है, नहीं हो, तो वाटर टेबल तो नीचे जाता जाएगा। कब कुछ एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब वहाँ से पानी निकालना शायद पॉसिबल ना हो, इतना नीचे हो जाए पानी। तो हमको कोशिश हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, हर आदमी अपने लेवल पे ये ज़रूर कोशिश करे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का जो पानी है वो कैसे हमारे ग्राउंड वाटर को, ज़मीन के पानी को रिचार्ज करे ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी चीज़ एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो हम पानी सप्लाई करते हैं पाइप्ड नेटवर्क के ज़रिए या टैंकर्स के ज़रिए, वो पीने का पानी है, दैट इज़ पोर्टेबल वाटर, जो हम पी सकते हैं। वही पानी हम हर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें, जल बोर्ड भी सप्लाई कर रहा है जो हमारा ट्रीटेड वाटर है, वो जिसको हम ग्रे वाटर भी कहते हैं या ट्रीटेड वाटर है, वो आप बागबानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियाँ धोने के लिए, और अपनी वरांडा, जैसे बताया कि वरांडा धोने के लिए, इस तरह के कामों के लिए अगर हम वो पानी इस्तेमाल करें जो पीने का पानी है वो ज़्यादा लोगों को मुहैया हो सकता है। दूसरी चीज़, जो घरों में फिक्सचर्स लगे हुए हैं हमारे बाथरूम में या हमारे घरों में, वो पानी बचाने वाले फिक्सचर्स हों, जैसे फ्लश टैंक है, सिस्टर्न है, वो डुअल यूज़, अगर पानी की ज़रूरत नहीं है उतनी तो क्यों हम पूरा का पूरा 8 लीटर या 10 लीटर पानी फ्लश करें। 2 लीटर से ही अगर हमारा काम चल सकता है, तो 2 बटन लगे हुए हैं, एक बटन अगर आप दबाते हैं तो कम पानी निकलता है, दूसरा बटन दबाते हैं तो ज़्यादा पानी निकलता है, या बहुत देर तक दबा के रखते हैं तो और ज़्यादा पानी। तो इस तरह के जो तरीक़े हैं, इस तरह के तरीक़े कार हैं, वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तभी हम पानी को बचा पाएंगे। या ये हमारी वैसे भी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम तो शायद आज से 10, 20, 25 साल तक पानी किसी तरह खींच जाए, लेकिन हमारा जो आने वाली जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा पानी के बाद। सर, मेरा नाम विकास है, और आज जो भी आपने बातें रखी वो बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में नहीं पता था, और हमेशा से मैं देखता हूँ कि पानी का दुरुपयोग होता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक सोशल इंटर्नशिप के ज़रिए महाराष्ट्र गया था, तो मैंने कुछ गाँवों का दौरा किया। मैंने देखा कि वहाँ के जो खेत हैं, जैसे सिंचाई करते हैं ट्यूबवेल के ज़रिए, तो मैंने देखा बहुत सारे खेतों में ओवरफ्लो होता है। मैंने लोगों से उस बारे में बात की, मैंने कई बार बातें की, लेकिन उसका कोई ख़ास रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। तो आप इसको लेकर के क्या समझते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। अब हमारे मुल्क में जैसा आप जानते हैं कि ज़्यादातर गांव हैं, और ज़्यादा जो हमारा मेनली लोग हैं वो खेती के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसी पे मुनहसर हैं। 65 से 70% जो पानी है जो अवेलेबल है वो खेती में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा जो प्रोड्यूस है, जो अनाज या चीज़ें उग रही हैं, उसके लिए इतने पानी की ज़रूरत है नहीं। इतना पानी इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अभी भी हम पुराने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम स्प्रिंकलर सिस्टम है या ड्रिप इरिगेशन है, इस तरह के नए जो मॉडर्न सिस्टम हैं
सिंचाई के वो इस्तेमाल करें तो पानी की ज़रूरत कम हो सकती है। आप देख लीजिए, अगर ये मान लें कि 65% भी खेती में इस्तेमाल होता है, वो पानी का 5% भी अगर हम कम कर पाएँ या 10% कम कर पाएँ तो करोड़ों लोगों को मुल्क में पीने का पानी मुहैया हो सकता है, जो कि बर्बाद हो रहा है। तो ये चीज़ आप एक आम आदमी को ख़ुद तो समझने की ज़रूरत है, सरकार के लेवल पे, NGOs के लेवल पे उनको लोगों को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि इस तरह से आप एक तरह से पानी का भी नुकसान कर रहे हैं। आप जो वो पानी ज़मीन से खींच रहे हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी भी बर्बाद हो रही है, बिजली की खर्च भी ज़्यादा हो रहा है, वो भी कम हो जाएगा। तो अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करें तो पानी के मसले को भी हम हल करेंगे, बिजली का मसला भी हल होगा, कई सारी चीज़ें हैं और वो पानी जो अवेलेबल होगा वो हम और बेहतर तरीक़े से पीने के लिए, जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने जिस तरह से पानी का दुरुपयोग हो रहा है वो प्रकाश में लेकर के आए हैं। लेकिन आपकी तरफ से पानी का दुरुपयोग कम हो तो इसको लेकर के आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हम भी, हमारे तरफ से भी, जैसे मैंने कहा कि हम एजुकेट करने की लोगों को कोशिश करते हैं। NGOs को भी हमने अपने से एसोसिएट किया हुआ है। कैंपेन्स भी हमने अभी रिसेंटली भी बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च किए हैं। बस क्यू शेल्टर्स में हमारे कैंपेन्स आपने शायद देखे होंगे, जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी के बचाने के तरीक़े और इस तरह की सारी चीज़ों को कि एक आम आदमी अगर गुज़र रहा है तो उसकी नज़र पड़े और बार बार वो देखे तो उसके दिमाग में ये बात आए कि हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अखबार के ज़रिए और मीडिया, रेडियो और टीवी के ज़रिए हम लोगों को ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी बहुत ज़रूरी है, इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए, लेकिन ये किसी एक सरकार की या जल बोर्ड की या किसी ऐसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ही ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब की बराबर की ज़िम्मेदारी है। जी सर, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पानी की इतनी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। वहाँ टैंकर आता है और पानी नहीं मिलता, थोड़ा बहुत पानी मिलता है, किसी को 2 बाल्टी, किसी को 3 बाल्टी, फिर उसके बाद पानी नहीं मिलता। वो भी गंदा रहता है, इतना पानी बह जाता है, इतना भर नहीं पाते। इतनी प्रॉब्लम है पानी की। अब आप बताएं। नहीं, पानी का मसला तो है ही है, लेकिन जहाँ तक टैंकर्स का सवाल है, हम लोगों ने नए स्टील बॉडी टैंकर्स चलाए हैं और उनमें जो पानी की क्वालिटी है वो अच्छी है। गंदा पानी, अब मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो जल बोर्ड के ज़रिए पानी सप्लाई होता है टैंकर का, वो पानी साफ़ होता है। मसला ज़रूर है, लेकिन हमने उनके शेड्यूल्स बनाए हैं। वो शेड्यूल्स अपने वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, कोई भी आदमी चाहे तो देख सकता है उसके हिसाब से, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। क्योंकि हमारे पास पहले शिकायतें आती थी कि ड्राइवर्स जो हैं, जो शेड्यूल्ड पॉइंट है वहाँ पे पानी ना दे के कहीं और दे देते थे। तो इस तरह की शिकायतों से बचने के लिए कि नहीं हो, हमने RWAs के साथ शेयर किया है, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, वहाँ के लोगों के साथ, लोगों के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, काउंसलर्स हैं, MLAs हैं, उन सब के साथ वो कहाँ पे पानी जाएगा, किस दिन जाएगा, कितने बजे जाएगा, ये सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं। बब्बर साहब, सबकी निगाहें आपकी तरफ हैं। आप हम लोगों को हिदायत दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ थोड़ा टेक्निकल भी समझाइए कि क्या हो सकता है, क्योंकि जो आप कहेंगे सिर्फ इन बच्चों तक या इन लोगों तक नहीं रहेगी बात, ये दुनिया भर में जाएगी। पानी विश्व में कम होता जा रहा है। विश्व में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने वर्षा जल का संचयन भी किया और जैसे लेक्स को रिवाइवल भी किया, उसके बाद भी वो पानी की अपनी कमी पूरा नहीं कर पाए। तो अब उस पानी को कमी को पूरा करने के लिए अभी फ़िलहाल में 3 साल पहले सिंगापुर ने जो सीवेज वाटर को इस लेवल तक ट्रीट किया कि वो पोर्टेबल
पीने के काम आ जाए। तो 5 से 10% वो यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने सीवेज वाटर को रिसाइकल और रीयूज़ करने के लिए नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए तो अभी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, पर वो आज सक्षम है कि उसको पोर्टेबल पर्पस में भी डाला जाए, या उसको जो रॉ वाटर आ रहा है नदियों से या तालाबों से, उनमें वो सीवेज का ट्रीट करके पानी डालते हैं, टर्शरी लेवल पे ट्रीट करके, और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं अपने पानी के ट्रीटमेंट प्लांट्स में, उनको ट्रीट करके पब्लिक को मुहैया कराने के लिए। तो ये तो कोशिशें हैं जो सरकार कर रही है बड़े विभिन्न मुल्कों में लोगों की पानी की कमी पूरा करने के लिए। बाकी लोगों का जहाँ तक योगदान है वो यही है कि अपने घर में वो कैसे बचा सकते हैं, उस पानी को बचाएं। और जैसे मैंने अभी बताया था कि जो पहले पानी का साइकिल जो चलता था, पानी आता था पहाड़ों से आके नदियों से जाके फिर नीचे जाता था, मैंने उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करते थे और फिर सीवेज को ट्रीट किया और नदी में छोड़ दिया। अब उसका रिसाइकल उल्टा होने वाला है कि पानी सीवेज का ट्रीट किया जाएगा, फिर वो पानी के प्लांट में दोबारा डाला जाएगा और उसको ट्रीट करके पब्लिक को मुहैया कराया जाएगा। क्योंकि दिल्ली के आसपास या कई शहरों में आपके पास समुंदर तो उपलब्ध है नहीं। जो समुंदर से कम समुंदर की पानी की उपलब्धता होगी तो समुंदर से पानी निकाला, उसका डिसैलिनेशन प्लांट लगाया और पानी की उपलब्धता कराई। कई मुल्कों में समुंदर बेइंतहा उपलब्ध है तो वो अपनी पानी की कमी उससे कर लेते हैं, पर वो पानी बहुत ही महंगा पड़ता है, उसमें खर्चा बहुत आता है और वेस्टेज भी बहुत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया बब्बर साहब, नैयर भाई आपका। जो हमारे समझ में आ रहा है, छोटी सी अक्ल में आ रहा है, वो ये है कि हमें देखना है कि किस मुल्क से हम क्या सीख सकते हैं। इतना बड़ा भारत है, मेरे ख्याल में हर हिस्से में अलग अलग मसले हैं। पहाड़ों के अलग मसले हैं, समंदर के किनारे बसे हुए शहरों के अलग मसले हैं, गांव के अलग मसले हैं, दरिया पे जो बस्तियां हैं, जो शहर हैं, उनके अलग मसले हैं। एक ज़माना था जब दरिया पे लोग शहर बसते थे और उनका उसके ऊपर एक डिपेंडेंसी होती थी। अब शायद वो इतनी बड़े पैमाने पर शहर बस गए हैं कि वो डिपेंडेंसी बिल्कुल उसने एक नई सूरत इख्तियार कर ली है, एक टेक्नोलॉजी उसमें आ गई है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस प्रोसेस को अलग अलग लोगों से राय लेके, मशवरा लेके, टेक्नोलॉजी लाके वो करें, और उन लोगों में जो इन अलग अलग ख़ित्तों में बसते हैं उनमें एक आगाही पैदा करें, एक चेतना पैदा करें, और पानी के मसले को हम जितना गंभीरता से हमारे सामने ये उठ रहा है मसला, उसका मुकाबला करने के हम काबिल हो जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का, अहम बात पे गुफ्तगू करने का और अपनी बात रखने का, अपनी राय रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली महफ़िल तक इजाज़त चाहता हूँ।